गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? हाँ, क्या लिखा था लास्ट में आपने? क्या लिखा था? पहला संविधान संशोधन क्या कहना? हाँ, अब राज्य कई बार लिख लीजिए पहला पॉइंट। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का खंड 4 जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के खंड 2 में अनुच्छेद 19 के खंड 2 में स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 19 के खंड 2 में स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार किया गया। स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार किया गया तथा अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़ा गया। और 31B के अंतर्गत ही अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया। और अनुच्छेद 31B के अंतर्गत ही नवी अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। अनुच्छेद 31B के अंतर्गत ही नवी अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। नवी अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, लेकिन हमारा सरोकार तो यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से है। आर्टिकल 19 आगे हम देख लेंगे, 31 आगे देख लेंगे। हमारा जो मूल सरोकार किससे? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से है। तो 15 क्लॉज अगले पॉइंट से लिख लीजिए। इसका मतलब है अगर चंपकम दोरईराजन केस ना था तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ना था। यानी पहला संविधान संशोधन का पर्पज क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन को रोकना। पहला संविधान संशोधन का पर्पज यह था कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को सीमित करना, क्योंकि अगर न्यायपालिका इस तरीके से इंटरवेंशन करती रही तो न तो आरक्षण दिया जा पाएगा, न ही लैंड रिफॉर्म किया जा पाएगा। इसलिए पहले संविधान संशोधन से बड़ा मूल अधिकारों पर अटैक किया गया था, मूल अधिकारों को सीमित किया गया और न्यायपालिका के दायरे को सीमित कर दिया गया था। ये 19 में देखेंगे आर्टिकल 31 क्लॉज बी में नवीन सूची में तो पूरा एक तरीके से नवीन सूची नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल को आप जानते हैं? बरमूडा ट्रायंगल क्या है? ये बरमूडा ट्रायंगल जो भी ऊपर जाता है वो, इसका मतलब है ये ऐसा बरमूडा ट्रायंगल है जहां उच्चतम न्यायालय घूम नहीं सकता। इसमें क्या रखा गया है ये जानकारी करने का विषय उच्चतम न्यायालय का नहीं है। जबकि उच्चतम न्यायालय काम क्या दिया गया है कि ऐसे विधि की समीक्षा करना जो मूल अधिकार खिलाफ है, लेकिन जो नवीन सूची में रखी गई है उसके आसपास झांकना ताकना मना है। तो न्यायालय के काम को रोका गया। लेकिन फिर क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या रखा गया? पहला लिख लीजिए, अगला पॉइंट। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप में सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों जनजातियों सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का सारांश ये है। बाकी पूरी बात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा, पूरे आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इसमें 29 का भी जिक्र आता है। ये हम 29 में आपको बता देंगे, क्योंकि इसलिए एज इट इज आर्टिकल के हिसाब से पढ़ेंगे तो एक बार आपको उलझाव आएगा, क्योंकि एक आर्टिकल में दूसरे का भी रेफरेंस है, दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ा नहीं, अगर वो रेफरेंस ही देखेंगे थोड़ी बात गड़बड़ होगी। इसलिए कहा गया सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को यानी विशेष उपाय किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति को तो शब्द का प्रयोग किया गया कि वर्ग। अब सवाल एक सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है, इस बात को जांचना हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि समाज तो हमारे जाति के आधार बटा हुआ है और इसमें क्या कहा था, वर्ग आप ढूंढिए। सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने में उतनी कठिनाई नहीं हुई क्योंकि वो पहले से था। तो आखिर में सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग क्या है, ढूंढा कैसे जाए, इसके लिए आगे आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट है सामाजिक पिछड़ेपन का आशय। सामाजिक पिछड़ेपन का आशय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ेपन का आशय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का पिछड़ापन है। जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का पिछड़ापन है, अतः पिछड़ी जातियां ही सामाजिक रूप में पिछड़े वर्ग हैं। अतः पिछड़ी जातियां ही सामाजिक रूप में पिछड़े वर्ग हैं। तो ये मामला सेट हो गया। और याद रखिए, लिखिए आगे, जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली। पिछड़ी जातियों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई। पिछड़ी जातियों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सामाजिक पिछड़ापन का परिणाम शैक्षिक पिछड़ेपन में बदल गया। इसलिए सामाजिक पिछड़ापन शैक्षिक पिछड़ेपन में परिवर्तित हो गया। सामाजिक पिछड़ापन शैक्षिक पिछड़ेपन में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है कोई व्यक्ति सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो पिछड़ी जाति है वही पिछड़े वर्ग है। तो हमारे संविधान में लिखा गया सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, लेकिन इसका क्या माना गया, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ी जाति। तो जो पिछड़ी जाति में थे वही क्या बन गए, पिछड़े वर्ग में, वो पिछड़े वर्ग में चेंज हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, अगर पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में परिवर्तित हो गई तो जिनको शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिली वो शैक्षिक रूप में पिछड़ापन हो गया। तो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन का मतलब है सामाजिक शैक्षिक दोनों, केवल एक नहीं। अच्छा, यहां बड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है
कि पहले संविधान संशोधन में आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं कही गई। बाद में क्या हुआ, 103वें संविधान संशोधन से, आगे हम उसकी बात करेंगे, 103वें संविधान संशोधन से आर्थिक पिछड़ापन का विचार भी आ गया। मुखर्जी नगर में आकर आपने क्या देखा, आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक पिछड़ापन? तो जो वजीराबाद में रह रहे हो किस श्रेणी में है? सीधी सी बात है। देखिए, अब इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी है। अरे जब आज आज आप आर्थिक रूप में पिछड़ापन है तो कल देश को संपन्न होकर लूटिए। अरे एक और खास बात है, जो आर्थिक रूप में पिछड़ा है, देखिए हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आर्थिक रूप में पिछड़ा है वो सामाजिक रूप में पिछड़ा हो जरूरी नहीं है। भाई आर्थिक रूप में पिछड़ेपन का मतलब है, एक जमाने में गांव में आप देखिए किसी के जमींदार हुआ करते थे, लोग हाथी घोड़े हुआ करते थे, आज पता चला कि वो बेचारे फुक्कड़ बनकर घूम रहे हैं। लेकिन वो सामाजिक रूप में हमेशा उनकी हैसियत बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन उनने कुछ चाहे व्यक्तिगत कारणों से, आर्थिक पिछड़ापन ज्यादातर व्यक्तिगत कारणों से होता है। इस अगर आपके पिताजी अच्छे स्थिति में है, आप खूब पैसा दे रहे हैं, और आप उसके बाद फिर दिल्ली आके दिल्ली घूमना शुरू कर दिए, उनका पहले घूम टहल लिया जाए, पढ़ाई तो कभी भी होती रहेगी, इसका मतलब है। और अगर आप अलार्म बंद करके बार बार सो जा रहे हैं तो आप आर्थिक पिछड़ेपन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी है। इसलिए आर्थिक पिछड़ापन, अच्छा जो आर्थिक रूप, भाई गरीब तो कोई हो सकता है, गरीब कोई हो सकता है, बेरोजगार कोई हो सकता है, जो आर्थिक रूप में पिछड़े हैं वो स्वाभाविक रूप में समाज ने उनके साथ भेदभाव किया हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो सामाजिक रूप में पिछड़े हैं वो किसके शिकार थे, सामाजिक भेदभाव के। इसलिए महिलाओं का पिछड़ापन सामाजिक था, समाज ने भेदभाव पैदा किया। आर्थिक पिछड़ापन, इसका मतलब जो सामाजिक रूप में पिछड़ा होगा वो शैक्षिक रूप में पिछड़ा होगा, और जो सामाजिक शैक्षिक दोनों रूप में पिछड़ा होगा वो आर्थिक रूप में अपने आप पिछड़ जाएगा। भाई ना हमें अच्छी शिक्षा मिल पाई, ना हमें सामाजिक हैसियत मिल पाई, तो स्वाभाविक रूप में जो समाज में खराब काम होंगे वही हमें दिए जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे महिलाओं का आर्थिक पिछड़ापन का मूल कारण सामाजिक पिछड़ापन है। महिलाओं को हमेशा घर के बाहर निकलने नहीं दिया, पुरुषों ने बड़ा षड्यंत्र किया, और आगे पति क्या कहे, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। माँ के हाथ खाना बहुत अच्छा लगता है कि वो मुफ्त मिलता है, कारण ये होता है उसका। होटल में आप जाओगे तो उसका पेमेंट करोगे, और होटल में सारे पुरुष खाना बनाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ध्यान से। घर में खाना कौन बनाता है, तो घर में खाना बनाने का मतलब है लंगर चलाना। घर में खाना बनाने मुफ्त खोरी वाला काम है। इसलिए समाज ने महिलाओं को पिछड़ने, महिलाएं आर्थिक रूप में पराधीन क्यों हो गई, क्योंकि समाज ने ऐसा काम उन्हें दे दिया। तो जब समाज हमें श्रमिक वाला काम दे देगा तो हमारी आर्थिक पिछड़ापन अपने आप हो जाएगा। यानी जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा होगा वो आर्थिक पिछड़ा अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो आर्थिक पिछड़ा है वो सामाजिक पिछड़ा जरूरी नहीं है। मैंने गांव में कई बार देखा है, अब कोई पंडित जी हैं साइकिल चलाए जा रहे हैं, जेब में ठंडी नहीं है, पंडित जी गुरु जी नमस्कार, गुरु जी नमस्कार, समाज में बड़ा सम्मान है, बस एटीएम नहीं है। यानी सामाजिक रूप में अगड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप में पिछड़े हैं। दोनों कंडीशन अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब एक बार आर्थिक पिछड़ेपन की बात आई तो थोड़ा लोगों ने आंख बॉस, उनका कैसे कैसे आर्थिक पिछड़ापन हो जाएगा। लेकिन खास बात है 90 के बाद उदारीकरण का जमाना आ गया, और जो लोग गांव छोड़ के शहरों में चले गए उन्होंने बड़े बड़े, किसी भी जाति किसी धर्म से उद्योग बड़े बड़े कर लिए। जो गांव में रह गए, और गांव में इतने भोले भाई लोग थे, गांव से निकल ही नहीं पाए। उनसे पूछे क्यों नहीं, क्या बाहर जाए कहीं ट्रक धक्का मार दिया तो। हमने कहा नहीं, ट्रक तो तुम्हारे घर में भी आ सकती है। यही उनका भय था जिसने उनको पीछे कर दिया। इस वजह से 90s के बाद समाज में बड़ा चेंज आ रहा है। आप देखेंगे कि जो उद्यमी बन गए उनके पास पैसा आ गया। तो 90s के बाद से बहुत सारे लोग, अब पता चला कि एमबीए चाय वाला, अब एमबीए चाय वाले की जाति देखोगे, एटीएम देखोगे, चाय देखोगे, डोली चाय वाला। बताओ, एक जमाना था, अब जरा उसको, डोली चाय वाले की अब जाति देखी जा रही है, इकोनॉमी। इसलिए समय ने चीजों को बदल दिया। तो हम ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक पिछड़ापन नहीं होता, समय के साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आई। लेकिन एक बार, कई बार ऐसा लगता है कि सोशल बैकवर्डनेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस साथ साथ रखना लगता तो अटपटा है। अगला पॉइंट,
संविधान के अनुच्छेद 340 में, आर्टिकल 340 में संविधान के अनुच्छेद 340 में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए प्राधिकारी या अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और राष्ट्रपति ने पहली बार काका कालेलकर आयोग का गठन किया 1953 में। काका कालेलकर आयोग का गठन किया 1953 में। उसके बाद 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल का मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग किया। जिन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 1, पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 1, सामाजिक पिछड़ापन, बी सामाजिक पिछड़ापन, बी आर्थिक पिछड़ापन, था जगह छोड़ दो मेरे पुत्र, इतना कब्जा मत करो कॉपी पर। क्या मैंने बताया था उस दिन लिखते समय? मैंने बताया था कि कमाल की बात है, थोड़ा छोड़ना सीखो। क्या लिखा आपने? सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा शैक्षिक पिछड़ापन। शैक्षिक पिछड़ापन। अगले पैराग्राफ से, अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख भारतीय शासन अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख भारतीय शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया। जाति जनजाति का उल्लेख भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किया गया। और वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची
निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ब्रैकेट में वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ब्रैकेट में आर्टिकल 341, 342, ब्रैकेट में आर्टिकल 341, 342। इसका मतलब है आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पिछड़ी जातियों का जो पहला निर्धारण किया मंडल कमीशन ने लगभग 2900 से ज्यादा जातियों की खोज की पूरे भारत में। और दूसरी बात है अनुसूचित जाति का मतलब है वे जातियां जो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण में शामिल नहीं होती थी, उन्हें क्या कहा गया? शेड्यूल्ड कास्ट। और ये अनुसूचित मतलब कहा गया क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची में शामिल थे। इन्हें ही डॉक्टर अम्बेडकर ने हरिजन कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित कहा था, गांधी ने हरिजन कहा। और दूसरी बात है अनुसूचित जनजाति का मतलब है, जाति का मतलब जो जाति व्यवस्था से मतलब है, जनजाति का मतलब है जिनके निर्धारण के लिए संविधान में कोई बात नहीं लिखेगी, लेकिन 1954 में कमीशन बना, इसने कहा कि अनुसूचित जनजातियों खोज कैसे की जाएगी? जो जंगलों में रहते हों, जो समाज की मुख्य धारा से दूर हों, जो स्वाभाविक रूप में पिछड़े भी हों। अब इसलिए एक विवाद का बड़ा विषय हमेशा बनता है जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति को डिफाइन किया गया है, तो क्या उससे क्या वो भी व्यक्ति, अब देखिए हमारे भारत में कठोर सवाल पॉलिटिकली पूछना मना है, क्योंकि जब कठोर सवाल पूछेंगे तो फिर चुनाव हारने खतरा आ जाता है, बड़ा विवाद आ जाएगा। अब सवाल यह है कि मान लीजिए इसकी 5 पीढ़ियां दिल्ली में रह रही हों, जिसकी 5 पीढ़ियां जयपुर में रह रही हों, क्या वो भी अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल होना चाहिए? एक बड़ी मांग है जो आजकल चल रही है। अभी आगे हम आर्टिकल 16 पर आ जाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। जबकि जब कहते हैं पिछड़ी वर्ग या पिछड़ी जाति, तो पिछड़ी जाति में बिहार सरकार ने बड़े सारे सब क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। आने वाले समय ऐसा होगा, हम आरक्षण इस बात की चर्चा करेंगे। संघ सरकार ने रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन गठन किया था, और संघ सरकार ने कहा कि हम अगर 27% मान लीजिए कि पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उन 27 में सबके नंबर हम बताएंगे, कितने कितने किसके नंबर होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि हमने 27 जातियों में रख लिया 2500 जातियों को, लेकिन 27% में जिनको आरक्षण का फायदा मिला वो तो 10-20 जातियां हो गई, बाकी 2500 तो वहीं के वहीं रह गए, वहां क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है लड़ाई केवल अगड़े और पिछड़ों की थी, अब पिछड़ों में पिछड़े और पिछड़ों में अगड़े, लड़ाई यहां भी थी। इसलिए बस ये बात ध्यान रखने की बात व्यवहारिक है कि मान लीजिए कि अगर इस बात को जो हमने लिखा है इस बात को प्रैक्टिकली आप सबको बता दें कि बिहार राज्य में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति की लिस्ट में शामिल करना है, तो शामिल कौन करेगा? गवर्नर, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ यही थोड़ी मामला है। इसलिए आप देखेंगे जो पिछड़े वर्गों में जिन लोगों को शामिल किया गया पिछड़ी जाति में, उन पर विवाद होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोगों को इसलिए शामिल किया गया कि वोट बैंक के कारण। भाई वहां तो मुख्यमंत्री शामिल कर लेगा, राज्य के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल सलाह दे सकता है, लेकिन अंतिमतः राष्ट्रपति उसे सूची में जारी करेगा। कई बार पॉलिटिकली ऐसा हो जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार चुनाव था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कह दिया था, कुछ अनुसूचित जातियों को नहीं बना दिया था, उन्होंने कहा कि ये भी अनुसूचित जातियां होगी। पार्लियामेंट ने इस बात को नहीं माना, अंतिमतः पार्लियामेंट ऑर्डर जारी करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति उसे सूची में लाएगा। ये अनुसूचित जाति जनजाति के अभी भी सूची में शामिल करने के तरीके हैं कि ये अधिकार पूरा राष्ट्रपति को दिया गया है, राज्यपाल राज्यों को नहीं दिया गया। इसे बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, इनके निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संसद की सलाह पे काम करेगा। आगे लिख लीजिए। अगला हेडिंग है शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। बताइए। सामान्यतः पिछड़ा वर्ग पिछड़ी जाती है, लेकिन अभी आर्टिकल 16 में इसका एक एग्जाम्पल बता देंगे। कई लोग हो सकता है पिछड़ी जाति में हो लेकिन पिछड़े वर्ग में ना हो। अभी मंडल कमीशन में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आपको बता देंगे।
अभी तक के लिए मान के चलिए कि ऐसा मंडल कमीशन ने कहा, बीबी मंडल कमीशन ने यही कहा, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। आगे बता दें कारण। अब शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, इसका मतलब है हम बात करना चाहते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की, और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 किस ईयर में आया? याद रखिए ये 93rd अमेंडमेंट से आया। इसका मतलब है हम संविधान संशोधन अलग से नहीं पढ़ते, जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे उसी के साथ संविधान संशोधन, अनुसूची सब इकट्ठे पढ़ते हैं, अलग अलग करके नहीं पढ़ते। 93rd अमेंडमेंट किस ईयर में आया? किसने बताया? किस ईयर में? 2005 में, करेक्ट? कोई संदेह तो नहीं है? अब सवाल है 2005 में। अब अगर 2005 का इक्वेशन अब देखेंगे, जब तक पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। 2005 में ये 15 क्लॉज 5 ये भी 93rd अमेंडमेंट के अंतर्गत आया, पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट। और अब अगर महत्व पूछेंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट का महत्व ज्यादा 93rd का, फर्स्ट का? 93rd का कम महत्व है, लेकिन उसका जिक्र हम कर देंगे। 93rd अमेंडमेंट में 2005 में आया। 2005 का थोड़ा सीक्वेंस आपको बता दें। 2004 में यूपीए की सरकार आई। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में। सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और कांग्रेस को, यानी इसके पहले जस्ट 2004 के पहले बीजेपी की सरकार थी। अब सवाल यह है गठबंधन की सरकार, यानी 1989 से लेकर मई 2014 के पहले तक भारत में गठबंधन की सरकार थी। किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत था ही नहीं, तो सब जुगाड़ के द्वारा अपना सरकार बनाते थे, 24 दल 25 दल को मिला मिला के। और मूल ताकत किसके हाथ में आ गई थी? ओबीसी, एससी, एसटी। इसलिए हर दल ये कोशिश करता था कि हमें पिछड़े वर्ग का समर्थन मिल जाए। इसलिए आप देखेंगे 90 के बाद पूरी राजनीति में मंडल का मंडल हावी हुआ, क्योंकि सही मायने में 2005 के पहले 1990 का आरक्षण आता है, वो आर्टिकल 16 में आपको बता देंगे। क्योंकि बीपी सिंह ने पहली बार 1990 में संघ सरकार की सेवाओं में रिजर्वेशन किया था। राज्य सरकार में तो रिजर्वेशन करने का श्रेय बीपी मंडल को जाता है, बिहार में किया गया था। उसके पहले राज्यों में आरक्षण तमिलनाडु में किया, मद्रास में किया गया। राज्य तो पहले से रिजर्वेशन देते रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए पहला रिजर्वेशन दिया बीपी सिंह ने। और बीपी सिंह वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस से निकले हुए थे। बीपी सिंह को लगता था कि अगर जिसके साथ पिछड़ी जातियों का साथ आ जाएगा, भाई पिछड़ी जातियों की संख्या 50% ज्यादा है, अगर जिसके साथ पिछड़ी जातियां आ गई वो चुनाव कभी हारेगा ही नहीं। अब सब जातियों ने यही, सब नेताओं ने यही कह दिया पिछड़ी जाति के पीछे। और मुलायम सिंह यादव को लगा भाई मैं तो पिछड़ा ही हूं, लोग कह रहे पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण, मैं तो पिछड़ा ही हूं। लालू यादव ने कहा मैं भी पिछड़ा हूं। रामविलास पासवान ने कहा मैं पिछड़ों में। अब यहाँ पे देखिए यहीं से मंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई। और जरा संयोग की बात है, 91 में इस समय देश में उदारीकरण की बात चल रही थी, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाने को तैयार थी। 90 के बाद, 90 के समय तो ये कंडीशन था, 90 के बाद हमारी स्थिति वैसी सी आज पाकिस्तान और आज पाकिस्तान श्रीलंका की है। उस समय हमें कोई उधार देने को तैयार नहीं था, इतनी खराब स्थिति थी। लेकिन आप देखिए पॉलिटिक्स अलग चलती है, इकोनॉमी अलग चलती है। रामेश्वर सर इकोनॉमी बनाते हैं, हम उसको ध्वस्त कर देते हैं। रामेश्वर सर क्या पढ़ाएंगे? राजकोषीय प्रबंधन का मुफ्त में भैंस, मुफ्त में कंप्यूटर, और मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली। राजस्व घाटा बनाना है, चुनाव जीतना है। राजस्व घाटा और राजस्व फायदा लेकर क्या करेंगे? हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चुनाव जीतना है। इसलिए 90 के समय तो कंडीशन ये थी, आप याद रखिए, बीपी सिंह गए थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा मांगने। देश की आर्थिक स्थिति हालत खराब थी, उनका भाई कुछ पैसा दे दो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा चुकाओ कैसे? बीपी सिंह ने कहा हमें खुद ही नहीं पता, मैं कब तक करूंगा, क्या चुकाऊंगा मैं? आईएमएफ ने कहा भाग जाओ यहां से, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। और बीपी सिंह इधर लौट के आए, उनका भाई और बहनों, मैं देश का सम्मान गिरवी नहीं रख सकता, मैं किसी देश से अठन्नी नहीं लूंगा। हकीकत ही कोई दे नहीं रहा था। देखो तो पॉलिटिशियन बनना कमाल कला है। आप लोग दिन में एक आध बार झूठ बोलते होंगे, पॉलिटिशियन एक आध बार सच बोलता है। और ये कई लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है। एक तो हमारे परिचित में पॉलिटिशियन थे,
अब उनके बेटे ने जिद कर लिया, देखिए पॉलिटिशियन होना कितनी बड़ी बात है, उनके बेटे ने जिद कर लिया, और जिद ये था कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहा था। अब वो पूरा ताकत लगा दिया रोकने में, लेकिन बच्चा रुका नहीं। उसके बाद उनका कोई बात नहीं, अगर नहीं रुका है तो मैं कुछ तमाम तरीका बनाता हूं। अगले दिन न्यूज पेपर में इश्तेहार छपवाया कि जाति पात तोड़ने का नया अभियान। बच्चे ने कहा ओ माय गॉड, बापू ने मेरे पॉलिटिक्स, मेरे शादी को ही बेच दिया। और पूरे बड़े बड़े सब समाज में आए, उनका देखो मैं अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रहा हूं। ये पॉलिटिशियन है, जबकि वो तैयार नहीं थे, विवाह को बेच लिया। अरे पुराने राजा हमारे शादी करते थे, शादी क्यों करते थे? सत्ता पाने के लिए, समझौते के लिए, या पहली नजर में कोई पसंद आ जाता था? आपको क्या पाना है? हाँ, तो दिल लेने देने का व्यापार बंद कर देना मेरे बच्चों। महान लोग शादी शादी ब्याह कोई जीवन की प्राथमिकता है? शादी ब्याह महान आदमी बनना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद पहले ही सब। लेकिन ध्यान देने की बात है उधर, अरे मेरे बच्चों, कल भी मैंने बताया था पिछड़ेपन में दोनों आएंगे, SC ST OBC दोनों पिछड़े हैं। अरे मेरी बात सुन तो लो, यही तो आपने सवाल पूछा है। अब SC ST OBC दोनों पिछड़े हैं, SC ST ज्यादा पिछड़ा है, OBC कम पिछड़ा है। क्या सवाल क्या पूछ रहे हो? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, सवाल का जवाब यही है। और कुछ पूछना है? ये मैंने कल बताया था। अच्छा, मेरी बात भी कभी कभी सुन लिया करो यार, मेरी बात भी। देखिए देखिए भाई, ये सब बच्चे हैं, बच्चों में जोश आना बहुत स्वाभाविक होता है, बच्चों में जोश थमता नहीं। और अच्छा बस ध्यान देने की बात है, इधर पॉलिटिक्स चल रही थी, और उसके बाद हुआ क्या, BP सिंह के पास सत्ता आ गई, वो बना नहीं पाए। उसके बाद तो गठबंधन सरकार शुरू हुई और BJP को सत्ता मिली। अटल बिहारी वाजपेयी PM बने। अटल बिहारी वाजपेयी 24 25 25 दलों को जोड़ के PM बनते थे। एक बार पाइनियर के कार्यक्रम में गए, लोगों ने कहा वाजपेयी साहब आप तो महान आदमी हैं, सरकार कैसे चला, 24 दलों को जोड़ कैसे लेते हो? उनका वो मुझे चलाते। और वाजपेयी वाजपेयी याद रखो, जब BP सिंह आरक्षण दे रहे थे तो आडवाणी रथ लेकर निकल रहे थे सोमनाथ से, क्योंकि कास्ट बढ़ेगा धर्म पीछे आएगा, और जब धर्म आगे बढ़ेगा तो कास्ट पीछे जाएगी। तो दोनों अपना पॉलिटिक्स कर रहे थे। उधर जैसे आडवाणी रथ लेकर निकल रहे थे, लालू यादव ने कहा यार इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, समस्तीपुर में आडवाणी को धर लिया, आडवाणी का रथ रोका। लालू प्रसाद यादव का देखिए हम लोग मिलीजुली पॉलिटिक्स करते हैं, आप आइए, आप हमारे गेस्ट रहिए, लेकिन न्यूज यही जाएगी मैंने आपको गिरफ्तार करवा लिया। आडवाणी बाकायदा लालू प्रसाद यादव घर में ढुके हुए थे, और न्यूज आ गई लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी गिरफ्तार किया। उसके बाद से सारा मुस्लिम वोट किसका हो गया? लालू प्रसाद यादव का। लालू का देखो ये मामला था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए, अब एक जमाना था तो जमाना बदल गया। आप तेजस्वी नारा क्या दे रहे हैं? पढ़ाई, दवाई और लिखाई। लालू प्रसाद यादव का हाल ये था कि समय बदल जाता है। एक बार उनसे किसी कोई आदमी गया, कहा साहब सड़क वड़क बनवा दो, सड़क बहुत खराब है। बुड़बक, सड़क क्या करेगा? तुम्हारे पास कोई व्हीकल है, वाहन है? उनका साहब वाहन तो नहीं है, गाड़ी उड़ी। अरे उनका सड़क बनवा लोगे, कोई चोर वाहन से आ जाएगा, धूल घर में जाएगी, सड़क बना फिर क्या करोगे? कहा साहब अब सड़क नहीं चाहिए। समय की बात है, समय के साथ से बातें बदल जाती हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े को उत्थान में बड़ा योगदान दिया। मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, तब तक बीजेपी को शासन का मौका मिला, और बीजेपी ने क्या किया, अपने तरीके से आरक्षण की बात कर दी। और उसके बाद फिर जब कांग्रेस को हाथ लगा, कांग्रेस ने कहा भाई सब लोग आरक्षण दिया जा रहा है, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ बच रहा है? अर्जुन सिंह ने कहा, क्योंकि कांग्रेस को इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस भाई ऊंची जातियों की पार्टी है, कांग्रेस पिछड़ों का ध्यान नहीं रखती। कांग्रेस यूपी साफ हो गई, मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को साफ कर दिया, बिहार में कांग्रेस को हाफ कर दिया। और आज सोचिए कांग्रेस की दशा क्या है, राजस्थान में साफ, MP में साफ, यूपी में, बिहार में, इसे लोकसभा में। ये हिंदी हार्टलैंड है या? और एक बात याद रखो दोस्तों,
जो बच्चे यूपी के हैं, मैं बता दूं, आप यूपी का बच्चा तो हमेशा उस देखिए, इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री तो लखनऊ से ही आएगा। 80 लोकसभा सीट है मेरे बच्चों। जो प्रधानमंत्री यूपी से नहीं, वो पावरफुल नहीं। तो प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ, अच्छा मोदी ने अपनी सीट बड़ोदरा से वाराणसी क्यों चेंज कर ली, और राहुल भैया वायनाड भाग गए? ये डिक्लाइन का प्रतीक है, ये नहीं होना चाहिए। अरे लोकसभा में जाना है तो ट्रेन लखनऊ से होके आएगी। बिहार छोटा भाई है, मैं बिहार का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत की बात है, आधा उसके पास सीट है, आधे सीट से उससे ज्यादा सीट तो लगभग उतनी सीट तमिलनाडु के पास है, महाराष्ट्र के पास है। ये पॉलिटिक्स थी। तो अब बीपी सिंह अब चले गए, फिर कांग्रेस की शासन आई, और अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्रालय जो समय कहलाता था। अर्जुन सिंह ने कहा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे दें। मनमोहन सिंह ने कहा जल्दी दो, और जुड़ा क्या, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्लॉज 15(4) का रिपीटिशन है, एक ही शब्द है, केवल बदलना क्या है। देखिए बदलना क्या है, क्या लिखा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट से। इसमें क्या की शब्द है, बस वही, फिर पहला पहला लिख लीजिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, दूसरा कीवर्ड है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल हैं, आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि 93rd अमेंडमेंट से बात क्या कहेगी, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, जो एज इट इज क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में लिखा गया है। बदला कहा गया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, जीएनयू, बीएचयू, डीयू, आईआईटी, आईआईएम, ये तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यहां पर आरक्षण रहेगा। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में चाहे वो सरकार से अनुदान पाए अनुदान ना पाए, एमएटी, निजी शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, जैसे कि एमएटी, एमएटी विश्वविद्यालय या कोई भी। लेकिन ये आरक्षण कहां पे नहीं होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को हम आर्टिकल 13 परिभाषित करेंगे, जैसे सेंट स्टीफन। और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में आरक्षण लागू क्यों नहीं होगा, इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में आर्टिकल 30 का रेफरेंस आता है। तो अगर एज इट इज हम आर्टिकल से पढ़ेंगे तो बात हमारे ऊपर दबाव आती है, बिलावजह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसलिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने समुदाय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में, सेंट स्टीफन पहले ही ईसाइयों के लिए 50% रिजर्वेशन करता है। आजकल आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट जो चला, भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का फायदा क्या है, कम से कम 50% रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय के लिए दे सकता है, ये फायदा है। जब 50% अपने समुदाय के लिए रिजर्वेशन देगा तो बाकी रिजर्वेशन देगा, इसका मतलब 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। इसलिए इनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30 से दे रखा गया है। ये आर्टिकल क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 था, जो 93rd अमेंडमेंट के द्वारा आया। इसके आने का एक और कारण था, लास्ट में लाइन लिख लीजिए,
अब जो कीवर्ड से पहचान लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपकी समस्या हल हो जाती है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भाई कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्या क्या वर्ड शब्द हैं। आगे लिख लीजिए। क्या पूछ रहे हो मेरे बच्चे? भाई सीट सामान्यतः है, हमारे यहाँ सीट सामान्यतः जो पिछड़े वर्ग में रिजर्वेशन हुआ वो 27%, SC ST के लिए रिजर्वेशन हुआ उनकी संख्या के अनुपात में। SC ST को स्वाभाविक रूप में किस क्या बोला, अल्पसंख्यक जब आएंगे तब तो बताएंगे, अनुच्छेद 30 में बताएंगे, बता देंगे। आगे लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? अगला, हाँ, 19 संविधान संशोधन, 19 संविधान संशोधन 93वां, 93 या 93वां संविधान संशोधन इसलिए भी लाया गया 93वां संविधान संशोधन इसलिए भी लाया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पी इनामदार वाद में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पी इनामदार वाद में, पी इनामदार वाद में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में पी इनामदार वाद में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के विरुद्ध अपना निर्णय दिया। यह निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का समर्थन नहीं किया, आरक्षण के विरुद्ध अपना निर्णय दिया, यह आरक्षण का समर्थन नहीं किया। ये क्लॉज 5 आर्टिकल 15, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15। और आरक्षण की मात्रा हमने फिर आपको बता दिया, आरक्षण की मात्रा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इस समय 22.5% है और ओबीसी के लिए कितना 27%, 49.5% है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में। लेकिन फिर पॉलिटिक्स बदली, ये जो गठबंधन का हौच-पौच चल रहा था, इसलिए आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, और ये पार्टी सिस्टम अब काम का है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पार्टी सिस्टम में लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको जानकारी भाई पूरा पार्टी सिस्टम है तो डेमोक्रेसी का पहिया है। लेकिन आप देखेंगे मई 2014 के बाद एक बार फिर भारतीय पॉलिटिक्स में कमाल का चेंज हुआ है, क्योंकि आप याद रखिए भारत इतना विविधतापूर्ण देश, अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात आप करेंगे, अच्छा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में कोई समस्या तो नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स आप देखेंगे, भारत इतना विविधतापूर्ण देश है, इतना बड़ा देश है, भारत में कोई एक नेता पूरे देश में लोकप्रिय हो जाए लगभग नामुमकिन है। ये करिश्मा या तो नेहरू गांधी परिवार ने किया, नेहरू गांधी परिवार साथ की ऐतिहासिक विरासत थी, गांधी का प्रभाव था। याद रखिए जिसके नाम के आगे यहां गांधी लग जाता है वो नेशनल ब्रांड बन जाता है। इसमें राहुल गांधी अमेठी चुनाव हारे, वायनाड से जीत गए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत में आप जितने पॉलिटिशियन को देखते होंगे जो हिंदी बेल्ट के हैं, वो जाके महाराष्ट्र में चुनाव जीत लें नामुमकिन है, तमिलनाडु में सोच नहीं सकते। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई गैर कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति, मोदी, पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में ये अपने आप में अनोखी बात है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बंगाल में चुनाव जीत रहा है, बंगाल में दीदी यही कहती है मां, माटी और मानुस। इसका मतलब सीधी सी बात है, भालोवाची, दीदी हमेशा भालोवाची बोलती है। बंगाल में रहना है तो भालोवाची बोलना है, तो पॉलिटिक्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और उधर मई 2014 में बीजेपी और मोदी ने करिश्मा कर दिया, क्योंकि बीजेपी 186 सीट के आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, और मोदी आए, अचानक विकास का मॉडल लिया, और ये अभी मंदिर के पॉलिटिक्स पे नहीं आए, विकास का मॉडल लिया। और पहली बार 30 साल के बाद, 84 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में किसी भी दल को लोकसभा बहुमत था ही नहीं। जैसे मोदी आए मामला बदल गया, पहली बार किसी दल को लोकसभा में बहुमत आया, और जब लोकसभा में बहुमत आया तो इसमें पिछड़ी जाति ने बड़ा जबरदस्त समर्थन दिया था। इसे मोदी ने कहा अब मैं पिछड़ा। अब सवाल है, सारे पिछड़ी जातियों को समस्या आ गई। अब लोगों ने कहा अरे मोदी कैसे पिछड़ा। उधर लालू यादव लालटेन लेके वाराणसी पहुंच गए। और एक खास बात है,
जैसे ही मोदी ने कहा पिछड़ा, इसलिए आप देखेंगे पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? इन्होंने दिया। और पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया और ये 2019 के चुनाव की बात चल रही थी। इसलिए जरा सोच के देखिए, महिला आरक्षण को ठीक 2024 के चुनाव का पहले दिया गया। वैसे ही अब जब पिछड़ी जातियों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102 संविधान संशोधन कर दिया गया, तो अब मोदी ने कहा देखो अब कौन पिछड़ा। और ये याद रखिए, मोदी ने पिछड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा मैं गरीबों का मसीहा। इसे पिछली बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था? कोविंद। अब जाति से आप समझ सकते हैं। इस बार राष्ट्रपति कौन है? यानी मामला निशाना कहां पे है भी आप देखिए, कहीं पे निगाहें, ये पॉलिटिशियन होता है। और उसके बाद अगली जातियों ने कहा भैया हमारा तो कोई देखभाल का रहता ही नहीं, जो देखो ये बताओ हम भी किसी के हैं कि नहीं है। मोदी ने कहा ना तुम हमारे हो, हमें कोई उदाहरण बताओ, आप हो तो कैसे, हमारे लिए कोई बातें हो रही। मोदी ने कहा अब भाई ईडब्ल्यूएस आएगा, अब आएगा 103वां संविधान संशोधन, और उसी में सबको लपेट लिया गया। सब खुश, सबका साथ। लिख लो मेरे बच्चों, अगला हेडिंग है आर्थिक पिछड़ापन। आगे लिख लो, हेडिंग है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, पहला पॉइंट, 2019 में में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 का खंड 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 का खंड 6 जोड़ा गया, क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग अंडरलाइन, आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए, इसका मतलब है ये दो शब्द हटा दीजिए, दो लाइन हटा दीजिए। आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए दो लाइन हटा दीजिए। आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा जो 10% से अधिक नहीं होगा। जो 10% से अधिक नहीं होगा। इसके माध्यम से पहली बार संविधान में, इसके माध्यम से पहली बार संविधान में आर्थिक पिछड़ापन को भी जोड़ दिया गया। पहली बार संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को भी जोड़ दिया गया। आर्थिक पिछड़ेपन को भी जोड़ा गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहली बार हमारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी जोड़ दिया गया। और ये भी लॉजिकल है, क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में होगा? नहीं, लॉजिकल नहीं होगा। लेकिन पहली बार कह दिया गया ईडब्ल्यूएस का विचार आ गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के विचार आ गए,
और ये लगातार कवायद चल रही थी 90 के बाद से। लेकिन अब सवाल है कि आर्थिक पिछड़ेपन को नापेंगे कैसे? तो इसलिए क्राइटेरिया लोग देते हैं कि शहर में इतने गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए, 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम का वार्षिक नहीं होनी चाहिए। तो अभी सवाल है आर्थिक, लेकिन कुल मिला के आपको लगता नहीं कि अगर आर्थिक ही पिछड़ापन करना है तो फिर सामाजिक पिछड़ापन आपने क्यों कर रखा है? और सामाजिक पिछड़ापन किया है तो आर्थिक पिछड़ापन क्यों जोड़ दिया? तो थोड़ी सी बातें कई बार विरोधाभासी दिखती हैं कि भाई आप याद रखिए, क्योंकि कई लोग आलोचना ये बात उठाते हैं, ये जब अभी तो उच्चतम न्यायालय ने बात कह दी है कि ये संवैधानिक है, आर्थिक पिछड़ापन का विचार लाया जा सकता है, उदारीकरण के बाद चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आर्थिक पिछड़ापन का मतलब होता है, क्योंकि आगे हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे। देखिए, आरक्षण कोई रोजगार देने का माध्यम नहीं है, लेकिन 90 के बाद ऐसा होने लगा जैसे आरक्षण रोजगार देने का माध्यम है। जब SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया था उसमें कोई विवाद नहीं आया था, लेकिन 90 के बाद जिस तरीके से रिजर्वेशन का प्रयोग पॉलिटिकल टूल के रूप में किया गया, उसका अभी विकृति क्या दिख रहा है महाराष्ट्र में मराठा जाति को बदलकर रिजर्वेशन दिया जाए। कमाल की बात है यार, मतलब अलग सर्टिफिकेट, अलग कास्ट सर्टिफिकेट देकर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आरक्षण किसके लिए था? कमजोर वर्गों के लिए, शक्तिशाली वर्गों के लिए। अब क्या हो रहा है, और इस बात पे हमेशा विवाद उठेगा। देखिए, फिर हमने कहा कि अगर समाज में कोई व्यक्ति गरीब है, उसमें हर व्यक्ति का हित होना चाहिए, लेकिन आरक्षण सबके लिए उपाय नहीं है। एक समाज में अगर कोई भी व्यक्ति गरीब रह गया, वंचित रह गया, तो उसका उत्थान करना पूरे समाज का दायित्व है। लेकिन क्या उसके लिए आरक्षण के माध्यम है? तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स हो जाना, इसलिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हर बात पे हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, आगे हमें चेंज करना है हेडिंग, क्योंकि अब हम देखेंगे समानता का अगला रूप, सरकारी सेवाओं में समानता। हेडिंग चेंज कर लीजिए, सरकारी सेवाओं में समानता। राज्य के, जिसे कहते हैं राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियोजन में अवसर की समानता। संविधान में क्या लिखा गया है? टेक्निकल शब्द लिखा गया, राज्य के अंतर्गत नियोजन और रोजगार में समानता। हम सामान्य से क्या कहते हैं? सरकारी सेवाओं में समानता। संविधान की भाषा क्या है? राज्य के अंतर्गत नियोजन और रोजगार में समानता। इक्वालिटी ऑफ ए, समानता मिलकर अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 ब्रैकेट में आर्टिकल 16। राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियोजन में समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर स्टेट इन अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, अब इनके मतलब क्या होते हैं? 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। पहला, देखिए लिखा क्या गया है आर्टिकल आर्टिकल 16 में ये लिखा गया है, राज्य के अधीन रोजगार और, अगर आर्टिकल 16 में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और दूसरा आर्टिकल अपने आप ही पहले को कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश और जाति, ये 3 शब्द हर जगह होंगे। RRC, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। लिंग, वंश, इसमें 2 शब्द निवास और, अच्छा, निवास और वंश, ये 2 शब्द ने, डिसेंड, ये 2 शब्द यहां नए हैं जो आर्टिकल 15 नहीं थे। तो मान लीजिए कभी आपको लिखना हो तो डिसेंड का मतलब उद्भव होता है। उद्भव का मतलब है मेरे माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था, मेरे माता पिता कहाँ के थे, ये व्यक्ति का उद्भव होता है, डिसेंड। अब सवाल है कि मान लीजिए कोई, राहुल गांधी अगर UPSC परीक्षा कभी देना चाहते, अब तो ओवर एज हो गए, अगर UPSC में कोई पार्टिसिपेशन करते तो क्या उनसे ये पूछा जाता कि आप तो इटली के वंशज हैं, आपकी माँ तो इटली से है, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो विदेश में पैदा हुआ, अब मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा का बच्चा कल के लिए एग्जाम देना चाहे, UPSC एग्जाम देना चाहे, तो क्या उसके साथ इस आधार पर भेदभाव किया सकता है कि भाई इनके पिता तो अमेरिकन हैं? माता पिता के उद्भव का ध्यान नहीं रखा जाएगा,
कितना हमारा संविधान लिबरल है। हमारा संविधान तो इतना उदारवादी है, ये भी कहता है कोई व्यक्ति हमारे यहाँ किसी संवैधानिक पद पे हो सकता है अगर नागरिक हो। अमेरिका में कहा गया वही व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठेगा जो जन्म से नागरिक हो। हमारे यहाँ नागरिक होना जरूरी है। इससे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, बन नहीं पाई, वो पॉलिटिकल मामला था, राष्ट्रपति भी बन सकती है। हमारा संविधान कई बार अमेरिका से भी ज्यादा लिबरल है। दूसरा, निवास, दो शब्द इसमें नए हैं। वंश का मतलब होता है डिसेंट, इसे वंश में कई बार उद्भव भी कहते हैं कि व्यक्ति की जड़ कहां से आती है, आपकी जड़ कहां से है। दूसरा, निवास का मतलब है रेजिडेंस। बाकी शब्द तो आर्टिकल 15 में लिखे गए हैं, बाकी सारे शब्द आर्टिकल 15 में लिखे गए हैं। अब सवाल है, कोई अंडमान निकोबार भी निवास कर सकता है भाई? रेजिडेंस तो किसी और रेजिडेंस से डोमिसाइल तय होता है भाई। आप यहां पे भी कहा भी जाता है आप यहां रेजिडेंस आपका नहीं है, आप यहां भी रह रहे हैं, किराए के मकान में है, आपका यहाँ रेजिडेंस थोड़ी है। तो रेजिडेंस का संबंध कहीं के डोमिसाइल से हो जाता है। रेजिडेंस का मतलब आपका एक परमानेंट एड्रेस होगा। अब आप कहते हैं कई बार फॉर्म में लिखा होता है स्थायी पता बताओ, यानी अभी आपका पता कौन सा है? अस्थायी। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट स्थायी पते पर मंगाते हैं, अस्थायी। आज नेहरू विहार में क्या गांधी विहार में चले गए, यह अस्थायी पता है। इसलिए ये भी लिखा कि निवास के आधार पर भी किसी प्रकार के भेदभाव नहीं, इसके अलावा कोई भेदभाव होता नहीं। हाँ, बस ये नहीं कहेंगे सर सी सेट भी हटा दो। सी सेट का एग्जाम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? एग्जाम रहेगा, एफिशिएंसी रहेगी। केवल शब्द इंपॉर्टेंट, केवल जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 का मतलब क्या है? इन दोनों बातों को पढ़ के देखें, इसका मतलब क्या है पहला। अच्छा, दूसरा भी एक्सप्लेन कर दें। सरकारी सेवाओं में समानता मिलेगी या निजी सेवाओं में? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, भारत में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। इसलिए अब देखिए, नेता जितने भी लोग आरक्षण पर आम जनता को भिड़ा रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। भारत में बड़ा चेंज आ रहा है। आईएएस की वैकेंसी को छोड़ दीजिए तो भारत में फिर सारे तो प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। मात्र यूपीएससी ऐसा फील्ड है जहां हजार हजार वैकेंसीज आ रही हैं। बाकी सारी बातों में अब देखिए, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया। अब यही मामला है, आपको तो अधिकार राज्य के खिलाफ मिलता था, जब सब चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी और 91 के बाद टेंडेंसी शुरू हो गई। 91 के बाद ही बात हो गई। 91 के बाद सरकारी नौकरियां कम होने लगी क्योंकि भाई ज्यादा चीजें प्राइवेटाइज हो गई। अब जब सरकारी नौकरियां कम होगी, आरक्षण लेने वालों की मात्रा बढ़ रही है। अब आम जनता को 90 के बाद जब आरक्षण दिया गया तो जिनको मिला तो उनको ऐसा लगा कि हमें दुनिया मिल गई, जिनको नहीं मिला ऐसा लगा लुट पिट कुट गए। दोनों बातें हकीकत से परे हैं। किसको मिला यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अब कौन लुट पिट गया ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे हकीकत अब जरा सोचे देखिए। अब अभी आपने देखा होगा भाई कि न्यूज आया था, आईआईटी में भी आधे बच्चे प्लेसमेंट नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं, आपने समझा इस बात को? अरे अब तो हमने आईआईटी में रिजर्वेशन कर दिया, हर जगह रिजर्वेशन कर, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रिजर्वेशन दे दिया। पहले सरकारी कंपनी होती थी तो भाई उनको रिजर्वेशन का फायदा कंपनी मिल गया, पढ़ाई में रिजर्वेशन है, और जब वहां से आईआईटी की डिग्री लेके निकलेंगे तो यहाँ 0/लुल है। इसलिए सारे आईआईटी भाग रहे हैं यूपीएससी में। आपके खतरे घंटी है ये। मुखर्जी नगर में इतने इंजीनियर हैं कि एक पत्थर मारो तीसरे इंजीनियर पे जाके लगेगा। साइंस के सारे लोग इधर भाग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उतने अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है। अब आप पता है एम्स में तो आपने एडमिशन दे दिया, आरक्षण कर दिया। इसका सीधा मतलब आरक्षण हर समस्या का इलाज नहीं है। जब तक आप लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं देंगे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं देंगे, और सरकारें 5 साल के लिए सोचती हैं, और गठबंधन में तो 5 साल के लिए सोचो, एक ही साल के लिए सोचा जाता था। किसी तरीके से चुनाव जीते जो देश का होगा बाद में देखा जाएगा। ये बड़ा क्राइसिस का समय है ये। और दूसरी बात, हमारा संविधान नौकरी देने की गारंटी देता है या नौकरी में भाग लेने की गारंटी देता है? ये बताइए, ओलंपिक में आपको दौड़ाया जाएगा तो मेडल आपके प्रयास से आएगा। हम क्या समानता देंगे? आप दौड़ लीजिए, इसलिए अवसर की समानता का मतलब क्या है? सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान जॉब नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी फॉर्म निकलेगा, सब लोग भर देना, उसमें भर देना सब आप उसमें। बाकी ये गारंटी नहीं है कि भरने का मतलब बुला लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या लिख लीजिए पहले पर, पहला पॉइंट है
अवसर की समानता का से अवसर की समानता का से। अच्छा, इंग्लिश में इसके लिए बड़ा अच्छा यूज होता है, लेबल प्लेइंग फील्ड। अवसर की समानता का सिंपल मतलब क्या होता है? लेबल प्लेइंग फील्ड। इस सबको एक लॉन्चिंग पैड समान दिया जाएगा। क्या लिखा आपने? अवसर की समानता का से सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत अथवा आरंभिक परिस्थिति समान होगी। सभी व्यक्ति के लिए मूलभूत अथवा आरंभिक परिस्थिति समान होगी, ब्रैकेट में लेवल प्लेइंग फील्ड। सभी व्यक्ति के लिए मूलभूत अथवा आरंभिक परिस्थिति समान होगी, ब्रैकेट में लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा पॉइंट, मूलभूत स्थिति समान होगी, आरंभिक स्थिति समान होगी। अगला पॉइंट, अवसर की समानता अवसर की समानता में समान अवसर दिया जाता है असमान होने के लिए। अवसर की समानता में समान अवसर दिया जाता है असमान होने के लिए। अवसर की समानता में समान अवसर दिया जाता है असमान होने के लिए। अब एक खास बात है, मान लीजिए कि दो रूममेट हैं, दोनों को समान अवसर था एग्जाम में पास अपियर होने के, दोनों लाइब्रेरी में बैठ के साथ पढ़ रहे थे, एक क्वालिफाई हो गया, अब एक क्वालिफाई कर गया, तो समान रहे असमान हो गए। इसे अवसर की समानता का मतलब है हम समान अवसर देंगे लेकिन असमानता को रोक नहीं पाएंगे। अवसर की समानता का सिंपल मतलब क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड की समानता देंगे, सब परिस्थितियों में समानता देंगे। सब परिस्थितियों में समानता नहीं दी जा सकती। अवसर की समानता का मतलब है, इसको जैसे भी कहिए, हम एग्जाम भरने फॉर्म भरने में मेरा बच्चा सो रहा है, जिसको जगा दो। क्या हुआ मेरे पुत्र? यार जवानी में थोड़ा चाहते हुए देखो, ऐसे 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 करके बैठे होते हैं। कोई गम है? ये क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो मेरे बच्चों? अरे जवान आदमी बैठे तो उसको देख के एक बार, अरे ये दुनिया ऊर्जा का संसार है मेरे बच्चों। इसे इसे निगेटिव आदमी से दूर रहना। निगेटिव आदमी हमेशा निगेटिव ऊर्जा देगा आपको। जैसे किसी निगेटिव आदमी में, दुनिया में सब बेकार है, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं है, निगेटिव आदमी कहेगा। और निगेटिव आदमी पास चले जाएंगे, कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ नहीं होता। ऐसे आदमी से दूर रहिए, ऐसे आदमी से दूर रहिए, ऐसे आदमी के पास रहिए। कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर गुजर जाऊंगा। इसलिए इसलिए याद रखो, क्लास में बैठो और अगर कभी नींद आए तो बैग लेकर निकलो, आराम से सो दन्ना से। इन जो क्लास में बैठो, अरे चेहरे चहकते हुए ऐसे, कई बच्चे ऐसे, ये शोक की मुद्रा है। शोक ऐसे, क्या गुम हो गया है, क्या खत्म हो गया है, ऐसे नहीं बैठा जाता। ऐसे टाइट होके कुछ ऐसे घुसते चले जा रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यार 22-25 साल में यह हाल है, जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हो। मेरे बच्चे ऐसे मत बैठो मेरे बच्चों। अरे बैठो तो जवानों तरह दिखे। एक बात, ये दुनिया ऊर्जा का, आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो मुझसे, तो मुझसे। इसलिए बात याद रखो, टीचर कहीं बुरा नहीं होता मानसिक रूप में, कोई यंग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। और यहां तो यंग बुढ़ापे होते जा रहे हैं। ज्यादा मत पढ़ो मेरे पुत्र, रात भर क्यों पढ़ते हो? थोड़ा पढ़ लिया करो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, या क्लास में सुनना, क्या वही नहीं होता ना? यही तो, दिल तो पागल है, कंट्रोल करो इसको। इसे कंट्रोल करो ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर बाद में। क्या लिखा आपने?
क्या लिखा है? समान अवसर दिया जाता है। हाँ, समान होने, अगला पॉइंट। इसका यह भी अभिप्राय है, अगला पॉइंट, इसका यह भी अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को, विदेशी को नहीं, इसका यह भी अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को परीक्षा में भागीदारी, प्रत्येक नागरिक को परीक्षा में भागीदारी का समान अवसर दिया जाएगा। परीक्षा में भागीदारी के समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन उसे कुशलता और प्रतिस्पर्धा भी अपनानी पड़ेगी। उसे कुशलता और प्रतिस्पर्धा भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अवसर की समानता परिणामों की समानता नहीं है। क्योंकि अवसर की समानता परिणामों की समानता नहीं है। परिणामों की समानता नहीं है। और एक ही बात है जो आर्टिकल 15 में बता दिया रखा कि जो अतार्किक विषमताएं हैं वो नहीं होंगी। इसका मतलब है कुशलता, मार्क्स, परीक्षा हमेशा ली जाएगी। इसे कहा भी जाता है कि समानता और प्रतिस्पर्धा ये दोनों विचार एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। समानता प्रतिस्पर्धा दोनों एक साथ जाते हैं। दूसरा पॉइंट अब लिख लो। दूसरा पॉइंट, अवसर की असमानता निजी क्षेत्रों के लिए नहीं है। अवसर की समानता निजी क्षेत्रों के लिए नहीं है, अपितु सरकारी उद्यमों के लिए है। अवसर की समानता निजी क्षेत्रों के लिए नहीं है, अपितु सरकारी उद्यमों के लिए है। और नियुक्ति का आशय किसी सेवा में प्रवेश है। नियुक्ति का आशय किसी सेवा में प्रवेश है, जबकि रोजगार का अभिप्राय सेवा से जुड़ी हुई सुविधाएं, जैसे प्रोन्नति, वेतन, भत्ते हैं। सेवा से जुड़ी हुई सुविधाएं जैसे प्रोन्नति, वेतन और भत्ते हैं। सेवा जुड़ी हुई सुविधाएं जैसे प्रोन्नति या पदोन्नति, वेतन और भत्ते हैं। तो हमारे दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपको रिक्रूटमेंट कर लिया गया। अब अपॉइंटमेंट का मतलब है कि अपॉइंटमेंट का मतलब है नौकरी में एंट्री करना है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सारी सुविधा देना। इसलिए अब आप देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 क्या बता रहा है? विधि के समक्ष समानता। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आगे ही हर जगह विधि का समान संरक्षण आ जाता है। जहां विधि की समक्ष समानता है वहीं विधि का समान संरक्षण आ जाएगा, क्योंकि हकीकत की बात यह है, जब हमें कहते हैं अवसर की समानता तो, और ये भी बात ध्यान में रखने की है कि कल्याणकारी राज्य ने कहा कि हम सभी को शिक्षा देंगे, सभी को स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, और यह हकीकत की बात यह है कि कई हद तक ये दिखता है कि भाई राज्य ने इतने विश्वविद्यालय खोल रखे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ही तो राज्य के प्राइमरी स्कूल हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में है। अब इसलिए ये आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमें ये सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन देखिए, इसका मतलब अवसर की समानता का मतलब हर नागरिक को शिक्षा दी गई है, कल्याणकारी राज्य ने इतनी सुविधा दी ही है। लेकिन अब दूसरा सवाल अब देखेंगे, इस अवसर की समानता के बावजूद एक समस्या है। कई बार पिछड़ापन इतना गहरा होता है, मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में 2 छात्र हैं,
एक छात्र है जो कि डॉक्टर का बेटा है, इसका मतलब उसकी पीढ़ियों में, तमाम पीढ़ियों में लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जो कि अब सवाल है किसी जनजातीय समुदाय से आ रहा है, जिसकी पहली पीढ़ी में पढ़ने वाला ही वही है। कहने को तो आपने हॉस्टल दे दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, एजुकेशन लेवल एक है, फिर भी वो ऐतिहासिक गैप पट नहीं पा रहा है। इसे अवसर की समानता समानता है, लेकिन वो सुपरफिशियल है। कई बार विषमताएं इतनी गहरी होती हैं कि अवसर की समान स्थिति देने पर भी कंपटीशन नहीं हो पाएगा। भाई हमारे हिंदुस्तान में समान अवसर तो है, अब संयोग की बात है आप दिल्ली चले आए, हिंदुस्तान के पता नहीं कितने बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा विधि का समान संरक्षण होगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन देने का प्लान ही इसलिए था कि अवसर की समानता पूरी नहीं हो पाएगी। और डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था तो आरक्षण के पक्ष में सबसे बेहतरीन तर्क उन्हीं का है। उनसे पूछा गया भाई आप आरक्षण क्यों समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात आप करेंगे तो भारत में न तो उनके पास जमीन है, भैया आरक्षण नहीं है, समाज के संसाधनों में दी जाने वाली हिस्सेदारी है। आरक्षण नहीं है, ये सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, अब समाज में अगर गांव में एक ही व्यक्ति के पास सारी जमीन हो जाए, बाकी लोग भूमिहीन किसान रहे, तो समाज अस्त व्यस्त होगा। इसलिए उन्हें तर्क दिया था कि केवल अवसर की समानता देने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के पास न तो नौकरी, न तो कोई उद्योग है और न उनके पास कोई जमीन है। इसलिए उनके उत्थान का जो सबसे बेहतर तरीका है कि सरकारी सेवाएं भी तो नए संपत्ति का माध्यम है। भाई आपके पास ऑप्शन है, मैं आपका उत्थान करना चाहता हूं पर दो ऑप्शन देना चाहता हूं, या तो आप 10 हेक्टेयर जमीन राज्य से ले लो या तो आईएएस अधिकारी के पद ले लो। दोनों में से कौन से ऑप्शन टिक करोगे? क्या बहुत होशियार हो आप लोग। इसका मतलब है आईएएस एक बार बस बना दो, उसके बाद तो 100-200 करोड़ रुपए तो मैं बैठे बैठे बना दूंगा बस। लेकिन ऐसा है नहीं। अरे भाई दोस्तों, ये सब पद सेवा के पद है, लेकिन स्वाभाविक रूप में जब ये पद आपको मिलते हैं समाज बदल जाता है, प्रतिष्ठा बदल जाती है, पहचान बदल जाती है। तो यही तो संसाधन है। तो हम संसाधनों कैसे बांटे, इसलिए रिजर्वेशन किया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिजर्वेशन तो दिया ही गया, हमारे यहाँ जाति की विषमता थी, धर्म की विषमता थी। बाद में तो लोगों ने माना कि भाई शारीरिक विकलांगता भी होती है। शारीरिक विकलांगता होती है तो बहुत हमने लेट माना इस बात को। याद रखिए जो दिव्यांग है इसका मतलब जो शारीरिक रूप में किसी तरीके से अक्षम है, सामाजिक आर्थिक विषमता ज्यादा खतरनाक होती है वो। अब तो समाज में उन्होंने उन विषमताओं को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। यही तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो व्यक्ति समाज में पिछड़ गया उसको भी हिस्सा दीजिए, जो अंतिम पायदान पर है उसे भी ऊपर उठाइए, क्योंकि समाज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के प्रिंसिपल पे नहीं चलना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया, लेकिन एक विषमता और है, एक सामाजिक विषमता है, एक आर्थिक विषमता है, एक शारीरिक विषमता है, एक क्षेत्रीय विषमता भी है। अब हमारे भारत के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, अब कोई बच्चा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हो गया, बस्तर में हो गया, तो अब वहां पर इतनी परिस्थितियां रही कि न वो पढ़ पाया, न उसके पास कोई सुविधाएं आ पाई। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्षेत्रीय विषमता को ध्यान में रखा है। क्षेत्रीय विषमता के बाद संविधान में दिखती है। इसलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र की पहली पॉलिटिक्स, असम की पहली पॉलिटिक्स क्षेत्रवाद पे आती है। क्षेत्रवाद का मतलब है, असम में एक नारा दिया गया था कि असम में अगर बंगाली और कोबरा दोनों एक साथ दिख जाएं, पहले बंगाली मारो, क्योंकि असम के सारे बिजनेस पे, सारी नौकरियों पर बंगालियों का नियंत्रण था। वहां से क्षेत्रवाद की भावना पनपी। महाराष्ट्र में शिवसेना का फाउंडेशन जब बाला साहब ठाकरे ने किया था, तो शिवसेना को बनाने का आधार यह था, लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। क्योंकि उस समय महाराष्ट्र, खासतौर मुंबई के सारे बिजनेस पे साउथ इंडियन का कंट्रोल था। और उन्होंने कहा था आमची मुंबई। यही बात सीधी सी है, मुंबई पर पहला नियंत्रण मराठियों का होना चाहिए या मलयाली का होना चाहिए? मराठियों का। बाद में यह आंदोलन आ गया कि भैया को भगाओ, भैया मतलब उत्तर भारतीय। ये क्षेत्रवाद की बात है। अरे अगर भारत के एक ही भाग के लोग सारी नौकरियां हड़प लेंगे तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हेडिंग चेंज करिए। अच्छा, किस आधार पर भेदभाव किया जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। किस आधार पर भेदभाव किया जाता है ये उल्लेख मैंने कर दिया है। हेडिंग चेंज कर लीजिए।
हेडिंग है क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता और क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय विषमता और क्षेत्रवाद, रीजनल डाइवर्सिटी और रीजनलिज्म, क्षेत्रीय विषमता और क्षेत्रवाद। तो पहला पॉइंट, संसद के द्वारा राज्य के अंतर्गत किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन और नियुक्ति के संबंध में किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन और नियुक्ति के संबंध में निवास अंडरलाइन, निवास को एक आधार बनाया जा सकता है। निवास अंडरलाइन, निवास को एक आधार बनाया जा सकता है। ब्रैकेट में क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, ब्रैकेट में क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, निवास को एक आधार बनाया जा सकता है। ब्रैकेट में क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, इसका सीधा मतलब है राज्य के अंतर्गत किसी भी वर्ग के नियोजन में, इसका मतलब क्लास 1 सर्विसेज कई क्लास की होती है, क्लास 1, क्लास 2, जैसे सिविल सेवा है, आईएएस आईपीएस है, क्लास 1 सर्विसेज है। क्लास 1 सर्विसेज में भी और अन्य सर्विसेज में भी, जबकि आप देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 में लिखा गया निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी भी अपॉइंटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय निवासियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है। निवास का मतलब क्या है? स्थानीय निवासियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यही तो क्षेत्रवाद है। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता ज्यादा क्यों दी जाएगी? क्योंकि पिछड़े हैं। लेकिन एक बात इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन स्थानीय निवासियों को नियुक्ति रोजगार में, लेकिन स्थानीय निवासियों को नियुक्ति और रोजगार में दी गई यह प्राथमिकता संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होगी। दी गई प्राथमिकता संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होगी। राज्य विधानसभा को इस संबंध में संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होगी। राज्य विधानसभा को इस संबंध में विधि के निर्माण की शक्ति नहीं दी गई है। राज्य विधानसभा को इस संबंध में विधि के निर्माण की शक्ति नहीं दी गई है। और आज की डेट में संसद ने एक विधि बनाई थी जो 57 बनी, 10 साल बाद खत्म हो गई। आज की डेट में पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई लॉ है नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिए, व्यवहारिक रूप में कई ऐसे तरीके हैं जैसे हम क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दे देंगे। अखिल भारतीय सेवा में तो नहीं हो पाता, लेकिन स्थानीय सेवा में जैसे क्या आप यहां रह के कर्नाटक पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं? क्यों? कन्नड़ी भाषा वहां पे क्वालिफाइंग है। अब पंजाब में चलिए, कौन सी लैंग्वेज है? पंजाबी क्वालिफाइंग है। तो व्यवहारिक रूप में लोगों ने रोक दिया है, हम जा ही नहीं सकते। इसलिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 57 में। वो कानून 10 साल का था, जिसके लिए कहा गया था कि जैसे अरुणाचल के लिए, हिमाचल जैसे राज्यों के लिए
आंध्रा के लिए कोई भी, यानी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज के टाइम में व्यवहारिक रूप में सब लोग स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बना दिया। अच्छा, दूसरी बात, कई बार पीसीएस एग्जाम में गौरव होता है, झारखंड में, झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड अलग राज्य बना, तो सारे लोग टूट पड़े दिल्ली से झारखंड एग्जाम के लिए। उसमें क्या किया गया, और किसी तरीके से इंटरव्यू वगैरह में गया, उसको इंटरव्यू में हटाया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो लोगों की पिटाई भी की गई। पहली बार जब एग्जाम हो रहा था, बहुत सारे लोगों से पूछा कहाँ एग्जाम देने जा रहे हो, उनका वो आई कार्ड, एडमिट कार्ड दिखा दिया, फाड़ के फेंक दिया, उनका एग्जाम सेंटर ये है। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक बार मुझे याद है, कोई एक स्टूडेंट था, छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू देने गया, तो उससे पूछा गया सांप सांप क्या होता है, भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, ये उससे इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था, और उसको इंटरव्यू में 10 नंबर देकर बाहर कर दिया गया। ये भी तरीके हैं, ये व्यवहारिक तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन अब देखेंगे इससे इससे झगड़ा कहाँ होता है। अब सवाल ये है, अब विवाद का विषय है, क्या किसी राज्य के द्वारा, ये तो राज्य के अंतर्गत भेदभाव है। अभी देखा होगा कि हरियाणा में सुना होगा, हरियाणा राज्य ने एक ऐसा प्रावधान कर दिया था, निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इस पर विवाद आया था। तो क्या कर्नाटक ने कई बार ऐसा कह दिया था कि हमारे निजी सेक्टर में, महाराष्ट्र ने कह दिया था कि हमारे यहाँ तो केवल मराठी लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। कई बार राज्यों के द्वारा इस तरीके के प्रावधान किए जाते हैं जिसकी संवैधानिक रूप में कोई संगत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई राज्य विशेष है, एक खास बात है, राज्य विशेष है, वो चाहे कि उसके यहाँ ऑटो ड्राइवर जो चलाते हैं उस राज्य के स्थानीय निवासी हो, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा भेदभाव नहीं है। संविधान इसका कोई आधार नहीं देता। संविधान तो राज्य के अंतर्गत सेवा की बात करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में कई बार राज्य ऐसा करते हैं। इसी को कहते हैं भूमिपुत्र, सन शब्द स्वेल। सन शब्द स्वेल का मतलब है, अब मान लीजिए कि हम पैदा हुए, अगर मैं पैदा हुआ कर्नाटका में, तो बेंगलुरु पर पहला अधिकार किसका है। जो पैदा हुआ कोलकाता में, वो किसका भूमिपुत्र है। इसे मां, माटी और मानुष, इसे, और हमारे यहां तो महाराष्ट्र, सब तो राष्ट्र है, और ये क्या है, महाराष्ट्र है। इसे इसे कहते हैं भूमिपुत्र का आंदोलन, सन्स ऑफ द सोइल मूवमेंट। तो ये विवाद हमेशा रहा है। आगे की लाइन लिख लीजिए। यह संयोग का विषय है कि संविधान, यह संयोग का विषय संविधान निजी क्षेत्रों के रोजगार में यह संयोग का विषय संविधान निजी क्षेत्रों के रोजगार में निवास को प्राथमिकता नहीं देता। निजी क्षेत्रों में रोजगार, निजी क्षेत्रों के रोजगार में निवास को प्राथमिकता नहीं देता। इसके बावजूद समय समय पर निजी क्षेत्रों में निवास में, रोजगार में निवास को प्राथमिकता नहीं देता। इसके बावजूद समय समय पर कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों ने, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों ने निजी क्षेत्रों में भी कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों में निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई, जो उदारीकरण के वर्तमान दौर में अतार्किक प्रतीत होता है। अतार्किक प्रतीत होता है क्योंकि जीएसटी के बाद, या जीएसटी लागू होने के बाद समूचे भारत को, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद समूचे भारत को
समूचे भारत को एकीकृत बाजार के रूप में विकसित करने की रणनीति बन रही है। एकीकृत भारत के रूप में एकीकृत बाजार के रूप में विकसित करने की रणनीति बन रही है। एकीकृत बाजार के रूप में विकसित करने की रणनीति बन रही है। और वैसे भी आप देखेंगे अगर फ्री, अच्छा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे संविधान में वैसे पूरे भारत में मुक्त आवागमन का अधिकार है, आर्टिकल 19 कहता है पूरे भारत में मुक्त आवागमन। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, आर्टिकल 19 में इस बात की हम चर्चा कर देंगे। क्या क्या लागू कुल मिला के जैसे कुछ छोटे मोटे कार्यों के लिए, अब कोई चपरासी कहीं बिल्डिंग के लिए, चपरासी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ये कुल मिला के बाकी कहीं लागू नहीं है। अरे भाई आज की डेट में आप देखोगे पूरे पूरे हरियाणा में, गुड़गांव में पूरा इन्फोसिस है, गुड़गांव में पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्यालय है, लागू कैसे कर पाओगे आप? सबको भगाना पड़ेगा आप। तो कुल मिला के छोटी मोटी ये सब पॉलिटिकल से गुफा है, कुछ लागू नहीं हो पाता। हाँ छोटे मोटे पदों के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ कह दो तो लागू हो भी सकता है, वो बाजार तो लागू करता ही नहीं है इसको। एक पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा है। लास्ट पॉइंट एक बात देख लो, लास्ट पॉइंट देख लो, बताओ बताओ मेरे पुत्र क्या सवाल है? आरक्षण मैंने बताया था, वो आरक्षण मैंने बताया नहीं मैंने। हाँ हाँ, मतलब उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, तो संविधान संशोधन से बदल दिया गया। नहीं, दूसरी बात समझ में नहीं आई, आपका सवाल यही था। अरे इसका सीधा मतलब है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन न्यायपालिका का नहीं होगा, तो न्यायपालिका की इस बात को बदलने का तरीका क्या था? संविधान संशोधन, आगे हो गया। अब अल्पसंख्यक में आज भी नहीं है। हाँ निजी शैक्षणिक संस्था में आरक्षण होगा, क्या दिक्कत है इसमें? न्यायपालिका का नहीं होगा, संविधान संशोधन का होगा, कोई समस्या है क्या? अभी भी डाउट है? अब क्या डाउट है पुत्र? क्या क्लास के बाद पूछना, फिर कोई डाउट हो तो। अच्छा और किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है क्या इसमें? या पूछ लेना। क्या आगे क्या लिखा आपने? हाँ लिखिए, हाँ आगे लिखिए। देखिए यह भी लिखिए, हाँ अगला पॉइंट, यह भी उल्लेखनीय है, यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19, अच्छा देखिए अनुच्छेद 19 में पहला क्या है? ए में है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है, बोलना और अभिव्यक्ति। अच्छा बोलेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे तो क्या होगा? सम्मेलन भी शांतिपूर्ण सम्मेलन, हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, बोलेंगे तो कोई चाहिए सामने, क्या ऐसे बोलेंगे? ऐसे ऑनलाइन में हम लोग ऐसे ही बकबकाते रहते थे, बड़ा बेकार लगता था ऑनलाइन में। दूसरा, अच्छा जब मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, बार बार मिलने के लिए समूह संगठन बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप बनाएंगे, यूएन बनाएंगे, समूह संगठन बनाएंगे। अच्छा समूह संगठन बना लेंगे, मुखर्जी में बैठे रहेंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में जाना पड़ेगा। इसका पूरे भारत में आवास आवागमन की क्षमता। अच्छा आवागमन करेंगे तो किसी जगह कोई अच्छा लगेगा, बस जाएंगे, भागते ही रहेंगे, बस जाएंगे, बस जाएंगे तो रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसे घूमते रहोगे। यही वही अधिकार है उसे आर्टिकल 19 में,
ये क्या आर्टिकल, जो मैं किसकी बात, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, क्या लिखा आपने? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, डी फॉर डिले, डी में यह उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक को भारत के समूचे क्षेत्र में आवागमन का अधिकार है। किसी भी नागरिक को भारत के समूचे क्षेत्र में आवागमन का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है। और आज आप देख रहे हैं कैसे हम चीजों को पॉइंट करते हैं। देखिए जब मेंस में लिखते हैं, पीटी में तो बेसिक बात हो गई कि क्या लिखा है आर्टिकल में, क्या केस है, और मेंस में हमेशा हम चीजों को जोड़ के देखते हैं, उदारीकरण का जमाना। हमारा ध्यान डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी हम जो चीज पूछी जाए उसके और भी आप कनेक्ट करने की जब आप में आदत डेवलप हो जाएगी तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, तो अपने आप चीजें लिख लेंगे इस वजह से। और दूसरी बात, हम जीएसटी की बात कहीं और करेंगे, अभी तो जीएसटी की बात हो रही है। और आप देखेंगे भारत में सस्ता श्रम है, यूपी बिहार के लोग हिंदुस्तान में न जाए तो न हिंदुस्तान बनेगा न बुर्ज खलीफा बनेगा। अभी दुबई डूबी, तो इस आपको याद है कि बुर्ज खलीफा किसने बनाया? हमने बनाया। वो कह रहा है हमने नहीं बनाया है, कह रहा है अरे मेरे बच्चों भारत के श्रमिकों ने जाके बुर्ज खलीफा बनाया, कह रहा हमने नहीं बनाया। इतना भोला भाला बच्चा है मेरा, हमने बड़े बड़े लोगों को बना दिया। इसलिए सस्ते श्रम नहीं होंगे तो अरे मेरे बच्चों बेंगलुरु, मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस सारे देश की फैक्ट्री चल के हो रही है, यूपी बिहार के श्रमिक। और जब यूपी बिहार के लोग जाएंगे तो उसके बाद फिर भारत एक भी तो होगा दोस्तों, पूरे भारत के लोग आए जाएंगे तब एकता बढ़ेगी, या तमिल वाले वही कोने बैठे रहेंगे, वो भी इधर आए और हम इधर जाएं। और इसलिए देखो यूपी की जनसंख्या, यूपी बिहार की जनसंख्या बढ़ना देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा सकारात्मक है। अरे मेरे दोस्तों राष्ट्रवाद तो यही पाया जाता है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये कहां पाया जाएगा? इसलिए बात ठीक है से रोका टाकी बहुत अच्छी बात नहीं है, जो करते हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। हेडिंग चेंज कर लीजिए, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, हेडिंग चेंज कर लीजिए, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। रिजर्वेशन बड़ा विवादास्पद मामला है, लेकिन आप देखिए हमें विवाद से मतलब नहीं, हमें 4-5 पॉइंट काम का निकाल लेना है, बाकी विवाद होता रहेगा। और पढ़ने का ही प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, ना हमें आरक्षण देना है ना उसको सुधारना है। नहीं लेना क्यों नहीं है? अरे लेना नहीं है, नहीं हो सकता कुछ लोगों को न लेना हो, लेकिन आरक्षण जो, अरे जो फायदा में जो मुफ्त में लंगर बिक रहा है, ऐसा कभी मत करना नहीं लेना है। अरे मुफ्त में लंगर चल रहा है, 2 रोटी वहां ले लीजिए, क्या दिक्कत है यार? अभी अभी छात्रों को भंडारा में खाना चाहिए। कहीं आजकल शादी ब्याह का कोई, अरे मेरे बच्चों शादी ब्याह कहीं पंडाल लग जाए, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के 2 रोटी खा के निकल लो। अरे शहरों में घर वाला समझेगा बारात का है, बारात वाला समझेगा उसमें, लेकिन कोई पूछ लिया। अरे स्टूडेंट लाइफ में जितनी चीजें फ्री की मिल जाए उसका खूब यूज करो। लेकिन कहने का मतलब है, अच्छा ध्यान सुनने की बात है, कितने भी विवादास्पद चीज हो, हमारे पास 2-4 चीज हम पॉइंट के निकल जाएंगे, हम उसमें बिना वजह पछड़े नहीं फंसेंगे। हमारे पास हर समस्या का 4 पॉइंट है, वो समस्या हो न हो हमसे मतलब नहीं है। अच्छा मुझे कॉपी पे लिखना है, समस्या हल करना है, हमारी टेंडेंसी उस कॉपी पर लिखने वाली होनी चाहिए। तो हर चीज के बाद 2-4 पॉइंट, उसमें हमें भावनात्मक कोई लगाव होगा वो नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि और कैसे, क्योंकि बड़ा विवाद का विषय, इससे बड़े सारे फैक्ट जुड़ते हैं। और मैं बात करना चाहता हूं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की, और इसी से बड़ा विवाद है। तो एक सूची बना दो फैक्ट की, कितने कितने फैक्ट इसमें बनते हैं, और फिर 2-4 पॉइंट आपको बता दें। आरक्षण के बारे में जो फैक्ट बनते हैं, तो पहला, बड़े संविधान, मतलब इतने लेकिन इसमें से यकीन एक भी संविधान संशोधन काम का नहीं है, मतलब उतना उपयोगी नहीं है। अरे संविधान संशोधन का मतलब पहला,
17वां, 25वां, 42वां, 52nd। अरे 106 संविधान संशोधन में 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमें हमेशा सेलेक्टिव होना पड़ता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक नजर हम देख लेंगे सारे संविधान संशोधन पर, लेकिन उतने काम, क्योंकि इससे बड़े मामले केस आते हैं। केस कैसे आते हैं? पहला, और फिर मुद्दे की बात, पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दें। इसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन 77 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4A आया। इसी से फिर आया 77 ईयर 95, और 95 में जब आ गया तो याद रखो दोस्तों, बस 95 के जस्ट पहले फूल और कांटी मूवी आई थी। अजय देवगन नए स्टार के रूप में आ रहे थे, फिल्म दुनिया नई तरीके से आ रही थी। अमिताभ बच्चन का यंगरी यंगमैन का जमाना चला गया था, उदारीकरण का जमाना, प्यार मोहब्बत की बातें, उसी चक्कर में कितने बच्चे बर्बाद हो गए। मेरा बस पे चले तो बच्चों में कैसी मूवी बनाऊ, हम प्राण ले चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम नहीं। अरे मेरे दोस्तों, शक्तिशाली बनोगे तब काम चलेगा, दिल लेना देना होगा तब काम चलेगा। इंटर पास नहीं किए, एक बच्चा मैं गांव में गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? का व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूं। मैंने कौन है? उनका दोस्त है। मैं कहा इंटर पास नहीं किया और गंदी बात, क्या लिखोगे? दूसरी बात, दूसरा है 81st, अब ध्यान सुनने की बात है, 81st अमेंडमेंट। 81st अमेंडमेंट क्या? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, 81st। दूसरा 82nd अमेंडमेंट। 82nd अमेंडमेंट से कोई आर्टिकल नहीं बदला, बस आर्टिकल में एक लैंग्वेज बदली है। 82nd, 85th, अब जरा सोच के देखो, 85th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट से केवल एक शब्द बदला है। 82nd अमेंडमेंट में आर्टिकल, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं बदला है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से संबंधित जो मेजर अमेंडमेंट है, आते हैं कि 77, 81st, 82nd, 85th, जो इसे लैंडमार्क केसेस आते हैं, जो सबसे बड़े केसेस हैं इसके बारे में। सारे केसेस नहीं, केसेस कौन से आते हैं? पहला, नहीं यार, राज्य थोड़ी है। जाओ, आज नहीं जाओ मेरे बच्चों। क्या क्या जल जल्दी मामला सेटल हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है मेरे बच्चों, बस निकल लो। अभी आर्टिकल 19 क्लॉज 1D का यूज करो। आजादी की, किसका यूज करना? आर्टिकल 19 का।